गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मेंटर कनेक्ट आईएएस। आप सभी लोगों का मेंटर कनेक्ट आईएएस में स्वागत है। हम लोग रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक पैसेज को बिना पढ़े पहले क्वेश्चंस को देखते थे, वहां पे लॉजिक लगा के जो हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में एक्सट्रीम वर्ड्स और बहुत सारी चीजें जो पढ़ रखी हैं वो प्रीवियस नॉलेज को यूज करके लॉजिकल, रैशनल, कॉमन सेंस, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम सेंटेंसेस, बहुत सारे हम लोगों ने पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स एक साथ लिस्ट करे थे। उन सबको एक जगह हमने लिखवाया था और उन सभी नॉलेज को यूज करके हम लोग दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार कीवर्ड्स को देखा था। पहला कोरोलरी, दूसरा assumption, तीसरा इन्फ्लुएंस और चौथा इम्प्लाई वर्ड्स देखा था। इन चारों वर्ड जैसे कमांड मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पहले लेक्चर को स्पीड 1.5 और 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। चलिए, हम 2023 का आधा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे और टू दिया था। ये लाइव ना होके ये रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला क्या कर सकते हैं हम कि पहला जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया जा रहा है मेरे द्वारा, आप पहले जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपना लॉजिक जो भी बिल्डअप हुआ है उसका यूज करके जो भी इक्विपमेंट मैंने आपको इक्विप करा है उससे वो करके आप एक्यूरेसी लेवल चेक करिए कि आपका एक्यूरेसी मोर देन 90% है कि नहीं। अदरवाइज आप लेक्चर को देख के फिर दोबारा खुद से कर सकते हैं। तो इन बोथ वे यू कैन गो। तो चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले एक मिनट। हाँ, जस्ट मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच। Recording in progress. In progress. तो जस्ट हो गया और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। फिर स्क्रीन शेयर करते हैं। थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। और ठीक है, हम लोग स्क्रीन शेयर हो रहा है जिसमें चेक कर लो। फिर स्क्रीन शेयरिंग ओके। तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में हम लोग देख रहे हैं और थोड़ा सा हम इसको ना कंसोलिडेट करते हैं। हमें एक ऐसा ऑप्शंस चूज करना होता है, ठीक है। एक तो विजन बेस्ड, ठीक है, विजन बेस्ड ऑप्शन हम लोगों को चूज करना होता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। उसके बाद प्रैग्मेटिक, फिर उसके बाद हम लोग जो ऑप्शन टू द पॉइंट हो,
ठीक है। टू द पॉइंट ऑप्शन हो, लॉजिकल एंड रैशनल हो। ठीक है, लॉजिकल रैशनल हो तो हम इन सारे ऑप्शंस को प्रायोरिटी देंगे और इसको इम्प्रूव होकर चलेंगे। ठीक है। निगेटिव वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करा था, उसको एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे। निगेटिव वर्ड्स, कौन कौन से निगेटिव वर्ड्स हमारे सामने थे? ठीक है। पहला तो निगेटिव वर्ड्स था, स्टेटमेंट में अगर यूज हो नॉट कंपैटिबल। नॉट कंपैटिबल। अगर मस्ट वर्ड यूज हो जो इम्फसाइज हो, जो क्वेश्चन जो चीजों को करे, एक्सट्रीम बनाए चीजों को, मस्ट। फिर उसके बाद अगला वर्ड अगर यूज करे कंट्रोल। ठीक है। फिर उसके बाद रेस्पॉन्सिबल वर्ड यूज करे स्टेटमेंट में तो वो हमारा रेड फ्लैग होगा, सस्पेक्ट मानेंगे उसको। फिर उसके बाद कोई चीज को रिप्लेस कर दे, ठीक है, समथिंग विल रिप्लेस समथिंग। ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्ड यूज करे इम्पॉसिबल। ठीक है। फिर अगला वर्ड यूज करता है, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं अभी तक, इनएविटेबल, अपरिहार्य। ठीक है। इम्पॉसिबल देख लिए, फिर उसके बाद कैन नॉट वर्ड भी यूज होता है नेगेटिव वर्ड में। कैन नॉट एक्चुअली ये मैंने डिक्टेट करवा चुके हैं, लेकिन अगर नए कैंडिडेट जो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाए। ठीक है। ओनली स्टेटमेंट को हाइपर एक्सट्रीम बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है। स्पेसिफिक चीजों को इलिमिनेट करना है, जनरलिस्टिक चीजों को इंक्लूड करना है अपने ऑप्शंस चॉइस में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ओनली वर्ड हम लोग देख लिए, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली किसी चीज को सॉल्व कर देता है तो दैट विल बी सस्पेक्ट। वहां पे रेड फ्लैग होगा, वहां पे हम लोग ऑटो फोकस करेंगे एंड विल मूव वेरी प्रोसेसली। सोनली वर्ड का यूज हो, ठीक है, इसी का सिनोनिम्स ओनली। ठीक है। और मेयरली भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सतर्क रहेंगे। बोल स्टेटमेंट में कभी बोलेगा कि दिस स्टेप्स आर सफिशिएंट टू डू समथिंग, कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूव। ठीक है। बैन वर्ड यूज हो। ठीक है, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक, वन ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है। अभी तक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से पैसेज को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी इनहेंस होगी, 27 आउट ऑफ 27 स्कोर कर सकते हो एटलीस्ट। इस लेक्चर, पूरे लेक्चर को कर लेने के बाद एटलीस्ट आप 25 आउट ऑफ 27 आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे ऑफन। ठीक है, हिंदी में इसको प्राय बोलते हैं। अगला पॉजिटिव वर्ड है, वहां पे हम लोग नेगेटिव में देखे थे सफिशिएंट, यहाँ पे नॉट सफिशिएंट। मतलब देर इज ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूव, देर इज ऑलवेज स्कोप टू डू समथिंग बेटर। ठीक है, इन्हांसमेंट होती रहती है। वहां पे हम लोगों ने नेगेटिव में देखा था इम्पॉसिबल, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉसिबल। फिर उसके बाद वहां पे इनकम्पैटिबल देखा था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंपैटिबल। ठीक है। लार्ज स्केल की अगर बात हो रही हो तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने चॉइस में। यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी की बात करें, ठीक है, पॉसिबल है ही। फिर भी मैं लिख देता हूँ पॉसिबिलिटी। स्टेटमेंट बताया दे सम पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है। जनरली वर्ड का यूज यूज करें, स्पेसिफिक चीजों को हम लोगों को एलिमिनेट करना है, जनरल चीजों को इन जनरल चीजों को इंक्लूड करना है। फिर आगे देखते हैं मे बी। मे बी, कैन बी, सम, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। वन ऑफ द। ठीक है। फिर उसके बाद निगेटिव वर्ड में हम लोग यहाँ पे एक दो वर्ड और लिख लेते हैं, ग्रेटली। ओके, ये सब वर्ड यूज हो चुके हैं। नो। ठीक है। और इसके अलावा हमें और किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? हमें सबसे पहले
सबसे पहले लुक एट द ऑप्शन। लुक एट द ऑप्शंस, सबसे पहले हमें ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, बिफोर क्वेश्चंस, ठीक है, बिफोर पैसेज इट मींस, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो होता है ना, क्वेश्चंस या ऑप्शंस करने आप, या स्टेटमेंट भी होता है जो कोडिंग में आंसर होता है, वो रिवील करता है पैसेज को, कि पैसेज में क्या मेन चीज है। जब फिर उसके बाद हम पैसेज पढ़ने जाएंगे, फिर उसके बाद हम पैसेज पढ़ने जाएंगे तो हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ पैसेज पढ़ने जाएंगे कि हमें क्या उसमें ढूंढना है, क्या समझना है, ठीक है। उसके बाद टोन एनालिसिस करना है हमें। टोन एनालिसिस करना है, टोन एनालिसिस, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यूपीएससी यूपीएससी ही हमें हेल्प करती है ऑप्शंस और स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए, हेल्पिंग हैंड दे के। जैसे हमने देखा जैसे हमने देखा कि एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करती है, एब्सर्ड स्टेटमेंट्स रहता है जिसको इजीली कॉमन सेंस यूज करके एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो लंबा स्टेटमेंट्स हो उसको स्प्लिट कर दो आप, स्प्लिट करके पढ़िए, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस अप्लाई करिए, लॉजिक अप्लाई करिए, और आप मीनिंग एंड कंटेक्स्ट समझिए। मीनिंग एंड कंटेक्स्ट समझेंगे। हम लोगों ने पहले लेक्चर में कोरोलरी, कोरोलरी, जंक्शन, फिर उसके बाद इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस और इम्प्लाइड वर्ड का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। जब हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस रहेगा, और हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए, एंड वी गेट स्टक विद इन ऑप्शन 1 and 3, दैट इज ए और सी में स्टक करेंगे। उस समय हम क्वेश्चंस के डायरेक्टिव को देखेंगे, कोरोलरी पूछा है या एजम्पशन पूछा है या इन्फ्लुएंस पूछा है या इम्प्लाइड पूछा है, एंड अकॉर्डिंगली दोनों में से चीजों को समझ के हम आंसर टिक करके एक्यूरेसी को बढ़ा के चल जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, एस्पिरेंट्स इन सब चीजों पे क्लैरिटी नहीं होती है वर्ड्स पे, और फिर वो यहाँ पे स्टक करने के बाद वो गलत ऑप्शंस को गलत चॉइस करके निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं और एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्लिट करिए, और स्प्लिट करने के बाद स्टेटमेंट को री रीड करिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया, अगर इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में है, ठीक है, रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ विदाउट रीडिंग द पैसेज, कॉमन सेंस से, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और इस पैसेज को हम छिपा देते हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। आइए रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का डायरेक्टिव, हमें डायरेक्टिव देखना है कि ये क्या पूछ रहा है, इन्फ्रेंस, ठीक है, इन्फ्रेंस पूछ रहा है। सबसे पहले तो पहला लेक्चर जाके आप देखिए, कोरोलरी, एजम्पशन, इन्फ्रेंस और इम्प्लाइड का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझिए, ठीक है। इन्फ्रेंस, इम्प्लाइड, एजम्पशन, कोरोलरी तो आसान होता है। ये 3 वर्ड आ गए तो हमें थोड़ा सा कोशिश होना है कि इन तीनों का आंसर पैसेज में पैसेज में रिटन फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। पैसेज में रिटन फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे और पैसेज में जाके सर्च करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंशन है कहाँ पे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, ऑर्डर के सब कॉन्शियस माइंड को देखना होगा, ठीक है। इन्फ्रेंस में पैसेज हमारे पास रहेगा, बेस्ड ऑन दैट पैसेज वी हैव टू इन्फर द थिंग्स। इन इन्फ्रेंस, इम्प्लाइड में जो ऑर्डर क्या सोच कर करा है, ठीक है। एजम्पशन में क्या हम लोग देखेंगे, फैक्ट देखेंगे कि किस फैक्ट्स पे ये पैसेज को लिखा गया है, एंड दैट दैट स्टेटमेंट और दैट आंसर मस्ट मस्ट होल्ड ट्रू।
वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड इन्फ्लुएंस मेंशन है, तो हम थोड़ा सा सतर्क होंगे और स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे। जो इलॉजिकल स्टेटमेंट होगा हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। पहला पढ़ते हैं। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी a vast area of rich biodiversity. The home range of elephants needs to be a vast area of rich biodiversity. ठीक है, यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। ठीक है, सही लग रहा है, आगे देखते हैं। एलिफेंट्स आर की स्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, ये भी लॉजिकल है। ठीक है, हाथी कुंजीशिला की स्टोन प्रजाति है, और मैंने पढ़ रखा है, ये सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट मुझे लॉजिकल लग रहे हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन, यहाँ पे हमें सस्पेक्ट मिल गया, कैन नॉट। ठीक है, बिना नहीं रखी जा सकती है। ठीक है, के बिना, जो निगेटिव है मैं उसको ऑटो फोकस कर रहा हूँ। Which biodiversity cannot be maintained in the forest without the presence of elephants? ये एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, और हम ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और एलिमिनेशन टेक्निक में पढ़ चुके हैं कि कैन नॉट निगेटिव वर्ड होता है, और इन कंपेरिजन टू ए और बी। ठीक है, सी ज्यादा हाइपर और एक्सट्रीम है, हम सी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे। एलिमिनेट अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको होल्ड पे रखिए। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ विथ स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। एलिफेंट्स, आपको लगता है कि वो कैपेबल हो रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, जहां जहां पे फॉरेस्ट खत्म हो गया है, डिग्रेडेड लैंड में तब्दील हो गया, वहां पे एलिफेंट को ले जाके छोड़ दीजिए, तो क्या वो एलिफेंट रीजनरेट कर सकते हैं? इट साउंड्स अ बिट इलॉजिकल। तो हमने दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ए, सॉरी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हम लोग स्टक कर गए हैं। हम दोनों में से एक ऑप्शन को देखना, चॉइस करना होगा। अगर ठीक है, ठीक है। अब क्या हमने बताया था पहले लेक्चर में, जब इन्फ्लुएंस या इम्प्लाइड पूछे तो लास्ट का एक सेंटेंस पढ़ लेना है, एक दो सेंटेंसेस पढ़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट का पढ़ता हूँ। इन टाइम्स ऑफ ड्राउट्स, सूखे के समय, दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ। एक सेंटेंस में कहानी क्लियर हो गई कि इट इज ए कीस्टोन स्पीसीज विच बेनिफिट्स अदर, they benefit the biodiversity, they enhances the habitation for others। digging holes करते हैं which benefits other wildlife। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होता ये मुझे बताने से पहले, तो आप ए बी में स्टक हो जाते। हो सकता था कि आप ए को टिक करके आगे बढ़ जाते, जो कि गलत होता। हमारा आंसर बी है, एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए, और आंसर इज बी। ठीक है, चलते हैं आगे। हाथी की स्टोन पर जाती है। चलिए, ये हिंदी का पैसेज है। हम लोगों को पैसेज पढ़ने से पहले सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पे 5 आइटम है। ठीक है, 5 आइटम्स है एक पैसेज पे, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लिया, 2 क्वेश्चन है। और उसके बाद हमें देखना है डायरेक्टिव वर्ड्स। ये क्या पूछ रहा है? एजम्पशन। एजम्पशन पूछ रहा है द स्टेटमेंट्स और द आंसर मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट टू होल्ड दैट मैसेज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैसेज को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम स्टेटमेंट पे आते हैं और पढ़ते हैं स्टेटमेंट। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कलेक्शन कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये सारा दायित्व तो गवर्नमेंट एजेंसी पे होना चाहिए। प्राइवेट को भी दिया जा सकता है, जो काफी इफिशियंसी के साथ चीजों को कर सकता है। हमें यहाँ पे सस्पेक्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको होल्ड पे रखते हैं और आगे देखते हैं। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग एक तो यहाँ पे बोल रहा है कि शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होना चाहिए, और सेकंड स्टेटमेंट में ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, ये सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए बोल रहा है, और दूसरे स्टेटमेंट में ये बोल रहा है जिन्हें निजी क्षेत्र के धन सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। निजी क्षेत्र को यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहा है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, और दोनों में से एक तो गलत होगा, दोनों सही नहीं हो सकता।
ठीक है, दोनों सही नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, तो अब देखते हैं, अब पैसेज, अब हमें क्या करना है यहाँ पे। दोनों तो सही नहीं हो सकता, उसमें से एक गलत होगा। तो ये दोनों, ये ऑप्शंस हमारा चॉइस नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे पैसेज का पहला एक दो लाइन हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या ये बोल रहा है, फिर उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा। इन इंडिया, इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स आर रेयर। म्युनिसिपल सेग्रीगेट, म्युनिसिपल लेवल पे सोर्स को सेग्रीगेट नहीं किया जाता, बहुत मुश्किल से होता है, रेयर होता है। रिसाइकलिंग इज मोस्ट विद द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। मोर देन थ्री फोर्थ्स, तीन चौथाई ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इनटू द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, which leaves very little for the processing and resource recovery and disposal। ठीक है, यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, ये कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग एजम्पशन, मतलब हमें जो भी स्टेटमेंट होना चाहिए वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें यही समझ में आया कि जो ऑर्डर की पूर्वधारणा है, यही समझ में आया कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट की जो बॉडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल, ठीक है, वो वेस्ट को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। और ये यहाँ पे बोल रहा है शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसी। अगर ऑर्डर के माइंड सेट में ये स्टेटमेंट अगर बैठा हुआ होता तो ये बात को ये यहाँ पे नहीं बोलता। और ये एजम्पशन पूछा है, तो अगर हम ए को सिलेक्ट करते हैं सही, ए को अगर सिलेक्ट करते हैं सही, तो ये फिर बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। तो हमने तो ये देख लिया था कि हमने तो ये देख लिया था कि यहाँ पे एग्जैगरेट कर रहा है और ये बोल रहा है कि प्राइवेट गवर्नमेंट बॉडीज को दे दीजिए। ठीक है, बोथ आंसर होगा नहीं, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। और ये पढ़ने के बाद ये भी क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो वन भी गलत हो गया। ठीक है, दो को ऑलरेडी गलत कर लिए, तो आप ऑलरेडी, आप यहाँ पे डी आंसर मार के जा सकते हैं कि दोनों फैक्चुअली इनकरेक्ट है इस पैसेज को होल्ड करने के लिए। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्रक्स पूछ रहा है, क्रक्स ऑफ द पैसेज, जनरेशन ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द म्युनिसिपल सॉलिड वर्क्स इज इनएक्सपेंसिव। यानी एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं। जनरल महंगा नहीं है, लेकिन ये महंगा होता है। ठीक है, प्लांट को स्टैब्लिश करना और बहुत सारी चीजें करना, तो ये महंगा होता है। ठीक है, तो इसको क्या करें, इसको हम एलिमिनेट कर दिए क्योंकि ये एक्सपेंसिव को इनएक्सपेंसिव में रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करके इसको एक्सपेंसिव वर्ड की जगह इनएक्सपेंसिव वर्ड कर दिया, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बायोमिथिनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, साउंड्स गुड। आगे इसको देखेंगे, आगे पहले पढ़ते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। ये ये थोड़ा सा, मतलब ये जो हम लोग सेग्रीगेशन के बारे में बात यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट पढ़े थे, ये बोल रहा है कि पहले सेग्रीगेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर सक्सेस टू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। जो प्लास्टिक भी मिक्स है, ऑर्गेनिक चीज भी मिक्स है, तो कैसे आप वेस्ट टू एनर्जी करोगे। सबसे पहले तो सेग्रीगेट करना साउंड्स लॉजिकल। ठीक है, साउंड्स लॉजिकल। अगला पढ़ते हैं। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट। यहाँ पे देखिए हमने जो बात करा था निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स, नॉट एडिक्वेट पर्याप्त नहीं है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टू इफिशियंट या इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये यहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में बता रहा है, उसकी बता रहा है कि वो कैपेबल ही नहीं है, मतलब नॉट एडिक्वेट। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, तो ये भी हमें लग रहा है कि ये मतलब ये कहीं भी नहीं होता है, मतलब साउंड इज नॉट साउंड लॉजिकल। ठीक है, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया और ऑप्शन ए को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग स्टक कर गए ऑप्शन बी और सी में, जो दोनों लॉजिकल है और कॉमन सेंस से मैच करता है हमारा। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है बायोमिथेनेशन। ठीक है, बायोमिथिनेशन
और यहाँ पे एक कीवर्ड है सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है। यहाँ पे देखिए नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे जैव मीथेन की बात हो रही है। ठीक है। पैसेज जो बेस्ड हमारा है वो सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे सेंटर्ड है हमारा पैसेज। ठीक है। और यहाँ पे पूछा है करक्स। ठीक है। तो हमारा जो पैसेज का जो करक्स जो चारों तरफ घूम रहा है, इतना इतने हम लोगों ने स्टेटमेंट अभी चार दो छह स्टेटमेंट पढ़ रखे हैं, फिर यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार पांच लाइन हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पे बायो मिथेनेशन का कोई भी यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, बात हो रही है सेग्रीगेशन का। एंड इस ऑप्शन को हम लोग टिक करके सही करके आगे बढ़ जाएंगे, विच इज द करेक्ट वन। ठीक है। अगला पैसेज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। बात यहाँ पे इस सेशन का मकसद ये है कि आप दो स्टेटमेंट तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर लोगे। हमें राइट आंसर पे मूव करने के लिए, राइट आंसर को टिक करने के लिए सही सही तरीका, जैसे यहाँ पे क्रक्स, यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस हुआ रहता तो आंसर हो सकता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन सेटर बदल देता। ठीक है। तो करक्स किस चीज पे हमारा पैसेज का करक्स हो रहा है, करक्स मतलब द मेन आइडिया। ठीक है। करक्स किस चीज पे, सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे बात हो रही है। पैसेज ये पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे पैसेज है, हिंदी का पैसेज यहाँ पे है। क्वेश्चन क्वेश्चन यही रहा, क्वेश्चन ये रहा, दो क्वेश्चन है, दो आइटम है। अब यहाँ पे आके पैसेज को हमने छिपा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अगेन हमसे एजम्पशन पूछ रहा है एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है। पूर्व धारणाएं पूछी जा रही हैं। अब पूर्व धारणाएं यानी दैट स्टेटमेंट मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट। ठीक है। टू होल्ड द वेट ऑफ द मैसेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें पैसेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पैसेज छिपा दिया गया है। एक मिनट में चार्ज लगा दूं। तो हम भी पैसेज नहीं पढ़े हैं और आप भी पैसेज नहीं पढ़े हो और पैसेज छिप चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ। इट इज टोटली इलॉजिकल एंड एब्सर्ड स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सेफ होता है, इसको डायरेक्ट पकड़ेंगे और इलिमिनेट कर देंगे। स्टेटमेंट वन को हम लोगों ने एलिमिनेट करा। अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। आपने इतना जीएस पढ़ा है, आपको लगता है ऑर्गेनिक पढ़ा है कहीं पे ऑर्गेनिक कि वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। इलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शंस पे आ गए हमारा जो गेटिंग चांस है ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट 50% प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। अब बताइए आप, ये स्टेटमेंट लॉजिकल साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, बताइए। डेफिनेटली फार्मर्स और कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, इको फ्रेंडली के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल के बारे में, ये सब जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। साउंड्स करेक्ट। और यहाँ पे एलिमिनेशन करने का हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं बचता है, कहीं भी एब्सर्डिटी या इलॉजिकल बातें नहीं हो रही। आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टिव देखते हैं कि मैसेज कन्वेड बाय द ऑर्डर, यानी ये इम्प्लाइड टाइप का समथिंग पूछ रहा है। चार ऑप्शंस दिए हुए, एक एक करके पढ़ते हैं और फिर द सस्पेक्ट जो भी वल्नरेबल स्टेटमेंट हमारे पास आएगा हम उसको इलिमिनेट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। इलिमिनेट करते हुए चले जाएंगे। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड। अगेन लॉजिकल, एब्सर्ड, आगे पढ़ना ही नहीं है हमें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इसको पढ़ने में। जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थान पर के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। टोटली एब्सर्ड स्टेटमेंट। देर इज नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर। अगेन ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है। अगेन इसको, रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, बिल्कुल है। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट।
ठीक है, इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। सेम चीज यहाँ पे दोहरा दिया गया है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे दोहरा दिया गया है, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्शन। ग्लोबल मार्केट्स काफी फ्लरिश कर गया है। ठीक है, और अगेन इसको भी इलिमिनेट कर सकते हो, स्टिल नो ग्लोबल मार्केट। ठीक है, ऐसे भी आप करके इसको इलिमिनेट कर सकते हो। और ऑलरेडी आप माइंडफुलनेस के साथ इस पैसेज या इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिलेट करके ऑप्शन सी करेक्ट करके जा सकते हैं, एंड विच इज द राइट आंसर। उत्पादों के लिए कोई बाजार नहीं है, अगेन निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, दो आइटम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे अगला पैसेज है हमारे पास, पैसेज 3। पैसेज 3 को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा डायरेक्टिव देख लेना है। डायरेक्टिव देख लेना है, क्या बोल रहा है, एजम्पशन बोल रहा है। ठीक है, इसको एजम्पशन बोल रहा है, यानी पूर्व धारणाएं पूछ रहा है। एक एक चार स्टेटमेंट दिया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या कहीं पे हमें एक स्टेटमेंट ऐसा मिल जाएगा जो बेतुका होगा, इलॉजिकल होगा, इरेशनल होगा, उसी को पकड़ के इलिमिनेट करके 2.5 मार्क्स स्कोर करके चलते बनना है। आप देखिए इसको कैसे मैं एलिमिनेट करता हूँ। आप एकदम धैर्य के साथ बैठे रहना है, धैर्य के साथ स्टेटमेंट्स, इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसका मतलब समझ लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए एक एक स्टेटमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं। टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल। बहुत अच्छी बात है, सस्टेनेबल गोल को इम्प्लीमेंट और हंगर गोल को अचीव करने के लिए मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल। मोनोकल्चर इज डिजास्ट्रस फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप ये इसमें पढ़ चुके होंगे, इतना भी नहीं अगर जानते हो तो इनएविटेबल। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को काफी एक्सट्रीम और हाइपर बना दिया गया, इनएविटेबल यानी अपरिहार्य। यहाँ पे एक वर्ड हिंदी में अपरिहार्य होगा, अपरिहार्य, भले ही इनके कुपोषण का समाधान ना हो। इलॉजिकल, एब्सर्ड, हाइपर। इसको एलिमिनेट करिए। आपके पास इतना गट्स होना चाहिए, आप 1 साल 2 साल 3 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन करो, इतना गट्स, इतना इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप नीचे आइए, जहां जहां स्टेटमेंट 1 होगा हम उसको इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इलिमिनेट कर देंगे। और एक चीज हमें जब इलिमिनेट करा तो हमें एक चीज समझ में आया कि स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, क्योंकि ये हमें ऑप्शन बी एंड सी को देख के पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। अब 2 एंड 4 डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर बी होगा या सी होगा। ठीक है, तो आंसर स्टेटमेंट 3 सही है। अब दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं, दोनों में जो ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा रैशनल साउंड करेगा उसको इंक्लूड कर लेंगे, जो थोड़ा सा भी वल्नरेबल और सस्पेक्ट या रेड फ्लैग टाइप का होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव consequences फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। कुछ कुछ क्रॉप्स पे, ठीक है, सही लग रहा है मुझे। देखते हैं हम इसको पढ़ के, इसको पढ़ के देखते हैं। कुछ ही फसलों पर निर्भरता मानव स्वास्थ्य के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। जितना डाइवर्स होगा, जैसे सीड बैंक, ओस्लो नॉर्थ, ओस्लो में वहाँ पे वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डाइवर्सिटी को बचाने के लिए अगर कुछ ऐसा मतलब इनएविटेबल सिनेरियो आ जाता है हमारे पास जहाँ पे डाइवर्सिटी खत्म होने वाली हो, तो वहाँ पे उन सीड्स को यूज किया जा सकता है। ठीक है, साउंड्स लॉजिकल, लेकिन बिना 4 को पढ़े हम कैसे इसको साथ ले सकते हैं। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज in various ways and government offers remunerative prizes for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट रादर ये प्रोत्साहित करती है फार्मर्स को कि वो बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से रखें और मोनोकल्चर को छोड़ें और क्रॉप डाइवर्सिटी को अपनाएं। दिस इज इलॉजिकल। विल गो विद 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो हम ऑप्शन यहाँ पे हमने 1 एलिमिनेट कर दिया था और इससे ये पता चला था कि 3 तो हमारा सही है, तो 2 और 4 को हमें टेस्ट करना था यहाँ पे।
और दो चार में से ज्यादा लॉजिकल, सिंपली पुट दो चार में से ज्यादा लॉजिकल टू है, हम 2 और 3 के साथ आगे बढ़ गए। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक पैसेज है और इसके साथ एक ही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद दूसरा पैसेज है, फिर उसके बाद सिंगल क्वेश्चन है, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने पे डायरेक्टली व्हाट्स देखेंगे, एजम्पशन। अगेन दैट स्टेटमेंट मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट। ठीक है, टू होल्ड द वेट ऑफ द पैसेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज causing spring to come early and for longer duration। ठीक है, यहाँ तक तो सही लग रहा है, लेकिन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन यहाँ पे मतलब जल्दी आ रहा है और जल्दी चला जा रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेक्ट हमें लग रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे, एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। बोल रहा है कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। नॉट गुड फॉर, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है। अर्ली स्प्रिंग अगर जल्दी आ जाता है, पढ़ते हैं। बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समझने के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल लग रहा है। स्टेटमेंट वन के मुकाबले स्टेटमेंट टू हमें ज्यादा इलॉजिकल लग रहा है। पहले पढ़ लेते, भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहता है। ठीक है, अगर दोनों को हम पढ़ रहे हैं तो ये ज्यादा इलॉजिकल लग रहा है और ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव वर्ड है एक, नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी अगर यहाँ पे भी आप स्टक हो जाते हो, अगर मैं आपकी जगह ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता एग्जामिनेशन हॉल में, मैं टू को इलिमिनेट कर देता और हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, पैसे छोटा है। ठीक है, तो नीचे का दो तीन लाइन हम लोग पढ़ लेंगे। एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर, जैसा कि बर्फ पहले पिघल जाती है, द बर्ड्स डू नॉट रिटर्न, काउजिंग ए डिले। ठीक है, उनको डिले होता है, एंड लेंथनिंग द स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स। ठीक है, यहाँ तक भी हमें क्लैरिटी थोड़ी सी मिली, लेकिन ज्यादा नहीं मिली। बर्फ कुछ पहले ही पिघल जाती है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की प्राकृतिक घटनाएं देर से होती हैं या उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यहाँ हमें समझ में आया हिंदी में, वसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आ, ठीक है, तो आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द growing seasons. They found that warmer winters with less snow resulted in a longer lag time between spring events and more protected vernal window। ठीक है, this change in the spring timetable has ecological, social and economic consequences for agricultural, fisheries and tourism। ठीक है, तो इस तो ये पैसेज पढ़ने के बाद एक बार हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, हिंदी मीडियम के लिए। वैज्ञानिकों ने वसंत, ग्वार, शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक के अंतरण अवधि का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाले अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पाश्चात अवधि और दीर्घकालिक वसंत गवाक्ष घटित हुए। ठीक है, यानी यानी ड्यूरेशन बढ़ा है। ठीक है, ये बोल रहा है आ, ये ड्यूरेशन इतना हमें पता चल रहा है कि ये ड्यूरेशन बोल रहा है कि ये बढ़ा है, साइंटिस्ट ने ये फाइंड करा है। यहाँ से हिंदी में मुझे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया कि ये ड्यूरेशन बढ़ा है वसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से। यानी इस परिवर्तन से हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए,